हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और किस प्रकार हम किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मास नंबर के साथ में किस प्रकार वेरी करती है। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर भी हम लोगों ने B/A पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हमारी है वो क्या कहलाती है, ये यानी बाइंडिंग एनर्जी को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ए से। ठीक है, मास नंबर से, तो ये अपनी क्या आ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का जो बंधन ऊर्जा होती है उसका द्रव्यमान संख्या के साथ में परिवर्तन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा B है, तो B बार इक्वल टू B/A बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहलाती है। इसे विशिष्ट बंधन ऊर्जा भी, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, बंधन ऊर्जा की हमारी डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारा कोई एटम है उसकी इसका जो एटॉमिक जो अपने पास में मास नंबर होगा वो कितना है, ए है, और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, बी है। ठीक है, तो जो बी बार इक्वल टू अपन ने लिखा कि B/A वो क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, यानी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, ये हमारे पास में क्या है, B/A है। ठीक है, और हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी भी न्यूक्लियस को उसकी घटक अवयव में विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है वो हमारी क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस में से, ठीक है, कोई भी हमारा नाभिक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 6C13 को लिया था, 6C13 में से हमें न्यूट्रॉन को निकालना था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ती है, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था। यानी किसी भी न्यूक्लियस में से इसके कंपोनेंट्स जो अपने अवयव हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको विभक्त करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, अब हम डिफाइन करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि किसी भी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। इसका मतलब है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियस के लिए जितनी ज्यादा होगी, नाभिक उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर B/A का मान हमारा अधिक है, ठीक है, B/A का मान अधिक होगा, इसका मतलब कि उस न्यूक्लियस में से किसी न्यूक्लियन को निकालने के लिए उतनी ही क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, स्थायी है। अगर अस्थायी होगा तो हमें क्या देना पड़ता है कि या कम स्थायी अगर होगा तो B/A का मान क्या रहेगा, उसके लिए कम रहता है। ठीक है, और B/A का मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लो, इसको बना लो।
ठीक है, यहां तक हो गया। तो B बाय ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो हमारे पास में, अगर हम हीलियम का एग्जांपल लें, 2He4, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है अपनी 28.28 MeV। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मान हमारे पास में होता है 28.28 MeV। और अगर हमें क्या निकालना हो इसके लिए, बी बार का मान निकालना हो, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 7.7 MeV। तो ये अपने पास में इस प्रकार से क्या आता है, वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो अपने पास में वैल्यू आ रही है बी बार का मान, वो हम कैसे निकालेंगे, बी अपॉन ए से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये जो वैल्यू आएगी बी बार बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका मान जितना ज्यादा होगा नाभिक उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कर्व है ये किसके बीच में, द्रव्यमान संख्या ए और बी बाय ए के बीच में ये हमारा कर्व है। और इस कर्व की विशेषताएं क्या होती हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग लिख लेना कि बी बाय ए का मान जितना अधिक होता है नाभिक उतना ही स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बी बाय ए क्या है, किसी न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी हम पर न्यूक्लियन डिफाइन कर रहे हैं इसे। ठीक है, मान लो अगर हमें किसी भी नाभिक में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो पर न्यूक्लियन उसकी जितनी एनर्जी होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पर न्यूक्लियन एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो हमारा कर्व है इसकी विशेषताएं, सबसे पहले हम देखें कि इस कर्व के अंदर हमें पीक वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, सब जगह ये कर्व एक जैसा नहीं है। क्या हो रहा है कि जैसे हम बात करें 4 के लिए, तो 4 के लिए हमें पीक वैल्यू मिलती है बी बाय ए की। ठीक है, बी बाय ए का अधिकतम मान हमें मिलता है। फिर हम देखें 8 का। ठीक है, 8 के ऊपर फिर से अपने पास में क्या होगा, ये थोड़ा इंक्रीज होता है। फिर अपने पास में ये 12 पर इंक्रीज होता है। फिर ये अपना 16 पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब, जब अपने पास में n इक्वल टू E1 हो या z इक्वल टू E1 हो। ठीक है, या n इक्वल टू z हो। जैसे कि हमारी द्रव्यमान संख्या जो है अगर 4 है, इसका मतलब n प्लस z कितना है, 4 है। और ये हमारा हीलियम n भी 2 है और z भी 2 है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम 8 के लिए देखें, तो यहाँ पर 8 के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू z, या फिर n और z क्या होंगे, E1 होंगे। तो इस कर्व से हम देख सकते हैं कि जहां पर ये n और z जो है वो क्या हो, E1 है, सम संख्या में है, वहां पर हमें b बाय a का मान अधिक मिलता है। ठीक है, इसका मतलब कि जिन नाभिकों के लिए n और z की संख्या सम होगी या n इक्वल टू z होगा, वो नाभिक अपने पास वाले नाभिकों से ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, यानी उनके लिए क्या होगी, b बाय a का मान अधिक है, तो उनसे किसी न्यूक्लियन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा है। तो उनमें से अगर हमें न्यूक्लियन को निकालना है तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और वो अपने पास वालों से अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी एक विशेषता देखने को मिलती है इस कर्व से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि जिन नाभिकों के लिए, ये अपना क्या आ जाएगा कि जिन नाभिकों के लिए फर्स्ट अपने पास में है कि 4, 8, 12, 16, 20 सभी के लिए अपने पास में पीक वैल्यू आ रही है। तो क्या हो जाएगा, जिन नाभिकों के लिए n सम तथा z इक्वल टू सम तथा n इक्वल टू z हो,
उन नाभिकों के लिए B/A का मान अधिक होता है तथा ये नाभिक पास वाले नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस क्या होगा उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये अपने पास वाले से क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम लोग सेकंड अगर हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना कि जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है ये। ठीक है, 20 तक हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इंक्रीज होती रहती है। या हम बात करें एज लेस देन 16 के लिए, ये जल्दी इंक्रीज होती है और फिर जाकर के ये कर्व जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आने लगता है। ठीक है, सभी न्यूक्लियस के लिए अप्रोक्सीमेट इक्वल आने लगता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि जब ये इंक्रीज होती है, ठीक है, इस तरह से सम संख्या वालों पर हमें पीक मिल जाती है और फिर ये इस तरह से वैल्यूज हमारे पास में आती हैं। तो सबसे जो ज्यादा हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है वो आती है 56 के लिए, Fe56 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो क्या होता है, सबसे स्थायी होता है, क्योंकि इसके लिए Fe56 के लिए क्या होगी, जो इसका मास नंबर 56 है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पर कर्व में थोड़ा सा इस प्रकार से आएगा अपने पास में, ये 56 जो है इसके लिए वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये 8.8 MeV पर न्यूक्लियन होती है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू आती है किसकी, Fe56 के लिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, Fe56 जो होता है ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास में इस कर्व से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब हम लिख लेंगे कि जो हमारा Fe56 है इसके लिए जो एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे स्थायी होगा, सर्वाधिक स्थायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इंक्रीज होती है स्टार्टिंग के अंदर, फिर जाकर के ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आने लगता है। ठीक है, और एज लेस देन 16 के लिए हम बात करें तो यहाँ से जब ये वैल्यू बहुत कम है हमारी, द्रव्यमान संख्या A, तब क्या है, इनका मान कम होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान क्या है, बहुत कम है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारे पास में एज ग्रेटर देन 150 होता है, ठीक है, एज ग्रेटर देन 150 के लिए वापस से ये कर्व जो हमारा डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, यानी उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो वापस से क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में दो चीजें आ रही है कि एक तो मास नंबर जब बहुत कम है, ठीक है, तब क्या होती है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, कम है। ठीक है, एक हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इसके मास नंबर के बढ़ने के साथ में जब एज ग्रेटर देन 150 तब ये वापस से डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर ये जो बीच वाले न्यूक्लियस है इनके लिए अप्रोक्सीमेट कितनी रहती है, ये 8 यानी हम कह सकते हैं कि 8 MeV के आसपास रहती है। ठीक है, मैक्सिमम तो हमारी इसके लिए है इक्वल टू 56 के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी के लिए क्या रहती है, इक्वल्स रहती है, अप्रोक्सीमेट 8 MeV रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाले जो हमारे न्यूक्लियस है वो क्या है, सभी स्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, स्टेबल होंगे ये,
और यहाँ वाले जो हैं जिनके लिए ए का मान बहुत कम है वो भी अनस्टेबल होंगे, और जिनके लिए ए का मान ग्रेटर देन 150 है वो भी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में दो रिजल्ट आते हैं कि जब हमारा ए इज ग्रेटर देन 150 है, ठीक है, जिनके लिए ए का मान क्या है, ग्रेटर देन 150 है, वो क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो दो नाभिक, जैसे मान लो हमारा कोई बड़ा नाभिक है, हम बात करें यूरेनियम 236 की। ठीक है, तो ये जो नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं कि B/A का मान इनके लिए क्या हो, अधिक हो जाए। और अधिक कब होता है, जब ये बीच वाले अपने न्यूक्लियस है इनके अंदर इनका B/A का मान अधिक होता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, दो नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, यानी बड़े जो नाभिक हैं जो कि अस्थायी होते हैं, वो जो अपने बीच वाले जो न्यूक्लियस हैं जो कि स्टेबल हैं, स्थायी नाभिक है, उनमें क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अपना न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, तब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इनका B/A का मान किसके इक्वल, अप्रोक्सीमेट 8 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये मान जो है हमारा MeV में है। सेकंड अपने पास में आता है कि जो छोटे न्यूक्लियस है अपने पास में, ठीक है, जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान क्या है, कम है, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है। ठीक है, तो इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसका मतलब कि ये भी क्या करते हैं, संयुक्त होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और ये जो हमारे बीच वाले स्टेबल न्यूक्लियस है इनके अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटे न्यूक्लियस जो हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम हमारे पास में जो छोटे न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन को अगर हम ले, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ये छोटे न्यूक्लियस मिलकर के बड़े न्यूक्लियस में, ठीक है, अपने पास में जैसे कि ये हीलियम में चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हीलियम के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और भी जो हमारे छोटे न्यूक्लियस होंगे वो क्या होते हैं, संयुक्त होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। तो ये जो हमारी क्रिया होती है वो कहलाती है फ्यूजन कहलाती है। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो यहां से जब छोटे नाभिक फ्यूजन के द्वारा किसी स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होते हैं, या अपने पास में जो न्यूक्लियर विखंडन है, विखंडन के द्वारा, इसमें फिजन के द्वारा किसमें हो रहे हैं, किसी स्टेबल के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो दोनों में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो मैंने ये कम ए वाले जो न्यूक्लियस होंगे वो भी, और जो अधिक ए वाले न्यूक्लियस है वो भी क्या होंगे, चेंज होकर के स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो हमारा कर्व है उससे नाभिकों के स्थायित्व का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी नाभिक उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए वो हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इसका कर्व आता है। नेक्स्ट आप लोगों के इसके अंदर आता है मैजिक संख्या। ठीक है, मैजिक संख्याएं जो होती हैं, पहले भी हमने लिखा था कि 2, 8, 20 और 50। ठीक है, और अपने पास में 82, 126, 28। ठीक है, ये वाली जो हमारी नंबर्स होते हैं इनके लिए क्या होता है कि ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर कहलाते हैं। और हम देख सकते हैं कि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, इनके अंदर स्थायित्व जो होगा यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनके लिए अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अपने पास में 8 के लिए, ठीक है, अधिक मिलती है, फिर अपने पास में 20 के लिए ये पीक मिलता है। ठीक है, और अपने जो आगे वाले जो होंगे 82, ठीक है, इन सबके लिए हमें क्या मिलते हैं, पीक वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो अपना 2, 4, 8 जो भी है, ठीक है, यहाँ पर जो हम वैल्यूज अपनी
इनके लिए क्या मिलती है, पीक वैल्यूज हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये नंबर मैजिक नंबर कहलाते हैं और ये क्या होंगे, अपने पास वाले न्यूक्लियस से ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपना क्या आ जाता है, मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप लोगों के इसके अंदर एक अपना ये फिशन और फ्यूजन का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है, इससे क्या निकालते हैं, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में पता करते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, जहां पर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन होगी तो हम किस प्रकार से मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या 184 तथा परमाणु क्रमांक 74 वाले अज्ञात परमाणु की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 MeV है। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, और हमें वैल्यूज गिवन है कि MH इक्वल टू कितना है, 1.00814 AMU और Mn हमको गिवन है 1.00898 AMU। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यूज हमको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके अंदर क्या दे रखा है कि द्रव्यमान संख्या, यानी हमें दे रखा है ए की वैल्यू हमें दे रखी है 184 और इसका जो परमाणु क्रमांक जेड का मान हमको दे रखा है 74 और हमें क्या निकालनी है, और हमें गिवन है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 MeV है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको दी हुई है 8 MeV। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B/A का मान अपने पास में कितना है, 8 MeV है। तो B का मान कितना आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का मान कितना होगा, 8 × A MeV और B का मान अपने पास में आ जाएगा 8 × A का मान कितना है 184। तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, जो भी अपने पास में इसका मान आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 8 से। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी का मान आ जाएगा। तो ये अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हमें क्या पूछा है, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का हम फॉर्मूला रख देंगे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड, अगर हमारे पास में प्रोटॉन का हमें गिवन होता या न्यूक्लियस का हमसे पूछा होता तब तो यहाँ पर हम जेड MP लिखते, लेकिन हमें एटम का पूछा हुआ है तो हम हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर मास लिखेंगे। तो जेड MH प्लस का A - जेड MN
माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जिस भी एटम का हमें मास निकालना है MAZ इंटू 931.5 MeV पर AMU। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी की। तो ये अपना किसका फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, हमें निकालना है क्या है, m का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो m का मान कितना हो जाएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो होगी, बाइंडिंग एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं 931.5। ठीक है, और ये आ जाएगा AMU। Z कितना है अपने पास में, ठीक है, द्रव्यमान संख्या हमको 184 दे रखी है और परमाणु क्रमांक 74 दे रखा है। 74 इंटू 1.00814 प्लस A माइनस Z कितना हो जाएगा 184 माइनस 74। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 110 और ये आ जाएगा mn की वैल्यू हमको गिवन है 1.00898। ठीक है, ये अपने पास में आ गया 1.00898 और माइनस MA, ठीक है, साथ में आ जाएगा MAZ, ये एटम का जो मास है और हमें MAZ ही निकालना है। तो MAZ की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी, ये से पहले अपने पास में ये वैल्यू आएगी 74 इंटू 1.00814 प्लस का 110 इंटू 1.00898। ठीक है, और ये साथ में आ जाएगा माइनस का बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय 931.5 AMU। ठीक है, तो यहां से अपने पास में सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी का मान भी हमें गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज हम रख करके इसका m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार मान लो अगर हमें m का मान गिवन होता, ठीक है, मास हमें गिवन होता और हमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी हुई होती, तो हम क्या करते, बाइंडिंग एनर्जी को निकाल करके किससे डिवाइड कर देते, 184 से हम डिवाइड कर देते, तो हमारे पास में आ जाती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है, इसे हम विशिष्ट बंधन ऊर्जा या औसत बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, और इससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए पर न्यूक्लियन एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल को कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है वो इसी प्रकार दे रखा है कि हमें यूरेनियम 238 जो है इसके हमें न्यूक्लियस का मास हमें गिवन है 238.125 AMU और मास हमें गिवन है इसका, और इसके अलावा हमें दे रखा है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है Z का नंबर हमें दे रखा है 92 और न्यूट्रॉन कितने हैं 146 है। ठीक है, और नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हमें निकालनी है। MP हमको गिवन है 1.00759 AMU और MN हमको गिवन है 1.00898 AMU। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
हम क्या निकालेंगे, पहले बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सेपरेटली पहले प्रोटॉन का टोटल मास, न्यूट्रॉन का टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, ठीक है, वो हमारी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। फिर हम इसको इंटू C² कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हमें इसका न्यूक्लियस का द्रव्यमान गिवन है, न्यूक्लियस का दे रखा है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियस का अगर हमें गिवन होगा तो हमेशा प्रोटॉन का गिवन होगा, और अगर हमें एटम का गिवन होगा तो यहाँ पर किसका गिवन होगा, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ZMP, Z हमारा 92 है, MP की वैल्यू अपनी 1.00759 है, प्लस Mn का हमें वैल्यू 146 दे रखी है, 1.00898 इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और माइनस न्यूक्लियस की आ जाएगी 238.125। ये सारा का सारा क्या है, मास है, तो ये AMU में है, ठीक है। इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, C² से हमने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि E इक्वल टू हमारी क्या होती है mc² होती है। तो ये हमारी एनर्जी है, इसकी यूनिट MeV में है, और ये सारा AMU में है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और C² के लिए हमने वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ पर अपने पास में वैल्यू आ गई थी 931.5 MeV पर AMU, ठीक है। तो ये सारा AMU में है, तो AMU से AMU हमारा कैंसिल हो जाता है, और ये सारी वैल्यू हमारी किस में आ जाती है, MeV में आ जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया बाइंडिंग एनर्जी का मान। हमें क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें निकालनी है, जिससे कि हम स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हम इसे कहते हैं। और वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी डिवाइड कर देंगे हम इसे मास नंबर से, और मास नंबर हमारा क्या होगा, टोटल 92 प्लस 146, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 238, वैसे 238 हमें गिवन भी था, तो ये आ जाएगा 238, ठीक है। तो ये अपनी आ जाएगी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के, वो आप लोग एक बार सोल्व करके देख लेना, ठीक है। वहां किस प्रकार हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं और किस प्रकार हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं। या फिर हमसे इस प्रकार पूछा हुआ हो कि एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए या एक प्रोटॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वो आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, ठीक है। हमने न्यूक्लियर की जो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर क्या लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्रोटॉन या हम कहें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, दो सेम चार्ज के पार्टिकल्स हैं, और वो दोनों एक स्मॉल रेंज के अंदर बंधे हुए हैं। इसका मतलब इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। बाकी के जो फोर्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो इस फोर्स के मुकाबले बहुत कम होती है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग ये न्यूमेरिकल्स कर लेना।